जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ये सारे फैक्ट लूसेंट से लिए गए हैं, किसी बहुत बड़े किताब से नहीं लिए गए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो नए बच्चों के लिए जो अभी अभी तैयारी शुरू किए हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हेडिंग दे दिया है। यह जो अधिनियम लाया गया था वह भारत को आज़ाद करने के लिए लाया गया था, यानी भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देने के लिए लाया गया था। जब यह अधिनियम ब्रिटेन के संसद में पेश किया गया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे, क्लीमेंट एटली। अगर आप भारत का इतिहास पढ़े हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पढ़े हैं, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि 1857 की क्रांति यानी प्रथम स्वतंत्रता के संग्राम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आइए अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, क्लीमेंट एटली जो थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन, जो कि इंग्लैंड के संसद का निम्न सदन है, जैसे हमारा लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन में एक अधिनियम पेश किया जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह अधिनियम 4 जुलाई को पेश किया गया। 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, जिसे हाउस ऑफ कॉमन से 15 जुलाई को स्वीकृति मिल जाती है और हाउस ऑफ लॉर्ड से इसे 16 जुलाई को स्वीकृति मिल जाती है। अब क्या होता है कि हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड से पास होने के बाद इसे ब्रिटिश शासन, यानी कहिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ठप्पा लग जाता है। इस पे 18 जुलाई को यह अधिनियम पारित हो जाता है। इस अधिनियम के पारित होने के बाद भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको एक एक करके आइए समझते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला प्रावधान किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य की स्थापना कर दी जाएगी। ये 2 डोमिनियन राज्य कौन कौन होंगे? तो भारत और पाकिस्तान। डोमिनियन राज्य क्या होता है? एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। वो डोमिनियन राज्य ही क्यों कहा गया? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भारत जब आज़ाद हो रहा था तो भारत का अपना कोई कानून नहीं था। जब तक भारत में संविधान सभा अपना एक कानून बना लेती तब तक भारत में 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम ही लागू होंगे। तो कुल मिला के 2-3 साल तक का यह फेज रहा था और बाद में यह डोमिनियन स्टेट वाला जो टैग है वो हट जाता है और भारत एक गणराज्य बन जाता है जब भारत में अपना संविधान लागू हो जाता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद। तो दोस्तों, पहला जो प्रोविजन किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन राज्य की स्थापना कर दी जाएगी। इसमें जो दूसरा प्रोविजन किया गया था वो यह कहा गया था कि दोनों जो डोमिनियन राज्य बनेंगे या दोनों जो राष्ट्र बनेंगे उनके लिए एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी। इस गवर्नर जनरल की नियुक्ति मंत्रिमंडल के सलाह पे किया जाएगा। तो भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना गवर्नर जनरल नियुक्त किया। दोस्तों, इस तरह से भारत और पाकिस्तान एक एक गवर्नर जनरल को अपना नियुक्त कर लेते हैं। उस समय भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली बनते हैं। ये वही लियाकत अली हैं जो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री के पदभार संभाले थे। आइए आगे देखते हैं। अगला जो प्रोविजन है वो ये है कि संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, यानी कि जब तक भारत और पाकिस्तान अपना अपना संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हैं तब तक ये जो संविधान सभा है वो विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। जी हाँ, तो भारत में संविधान सभा का निर्माण पहले ही हो चुका था। जब विभाजन होता है उसके बाद पाकिस्तान में संविधान सभा का निर्माण होता है और भारत और पाकिस्तान की संविधान सभाएं जब तक अपना संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है तब तक ये संविधान सभाएं विधायी कार्य करेंगे, कानून बनाने का कार्य भी यही करेंगे। तो इस तरह से संविधान सभा को विधानमंडल के रूप में कार्य करने की परमिशन दी जाती है। किस अधिनियम के माध्यम से? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है।
आगे देखिए, इसमें जो अगला प्रोविजन है वह भारत मंत्री पद को समाप्त कर दिया जाता है। भारत मंत्री पद का गठन किया गया था 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। इसे 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। आपसे मैं यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मुगल सम्राट के पद को कब समाप्त कर दिया गया है। अगर आप वीडियो पूरा देखें तो आप आसानी से बता सकते हैं, नहीं तो आप जाके वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरह से भारत मंत्री पद को समाप्त कर दिया जाता है और देशी रियासतों से ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया जाता है। यानी कि अब देशी रियासत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं है, वो चाहे तो भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं। तो अधिकांश देशी रियासत भारत में मिल जाते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ पे कुछ नाम हमने लिखे हैं कि पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर प्रांत, असम का सिलहट, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो भारत में नहीं मिलते हैं। इनके अलावा जो शेष क्षेत्र थे वो भारत में मिल जाते हैं। ये क्षेत्र पाकिस्तान में मिल जाते हैं और इस तरह से पाकिस्तान का निर्माण होता है। दोस्तों, इस तरह से कहा जा सकता है कि दो अलग अलग राष्ट्र बन जाते हैं, भारत और पाकिस्तान। लेकिन भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण कौन करेगा? तो इसके लिए दोनों अधिराज्यों के सीमाओं के निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग का गठन किया जाता है। एक जो है वो बंगाल सीमा आयोग और एक जो है पंजाब सीमा आयोग। बंगाल सीमा आयोग और पंजाब सीमा आयोग का अध्यक्षता का जो कार्यभार सौंपा जाता है वो रेड क्लिफ को सौंपा जाता है। इस नाम से वाकिफ होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो इन्हीं के नाम पर तो है। तो रेड क्लिफ की अध्यक्षता में दो सीमा आयोग का गठन किया जाता है, बंगाल सीमा आयोग और पंजाब सीमा आयोग। इसमें चार सदस्य होते हैं, 2 सदस्य मुस्लिम लीग से और 2 सदस्य कांग्रेस से होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने ओवरऑल भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को समझने का प्रयास किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से 15 अगस्त और 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत नामक 2 राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संविधान सभा की कैसे स्थापना होती है, किसके अंतर्गत होती है, काफी विस्तार से पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।